हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। बहुत पहले मैंने एक शॉर्ट में बताया था कि आप लोगों को मैं पैपिलोमा वायरस या पैपिलोमाइटोसिस जिसे कहते हैं, जिसे वार्ड कहते हैं या मस्सा कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट में चर्चा करूंगा। आप लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे पास बहुत सारे मटेरियल हैं, उनको लेकर के आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो एक केस जो है, इसका डायग्नोसिस कैसे करना है, कितना टाइप का होता है और किस तरह से बेहतर इलाज किया जा सकता है, कौन कौन से आपके पास इलाज के ऑप्शन हैं, इस बात की चर्चा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पैपिलोमा वायरस है कई प्रकार का होता है। ये एक वायरल डिजीज है। जो मस्से आपको दिखते हैं ये नॉर्मल मस्से नहीं है, इसमें एक वायरस होता है जिसे पैपिलोमा वायरस कहते हैं। और अभी तक कम से कम 15 प्रकार के वायरस पाए गए हैं। तो जनरली आप देखेंगे तो दो फॉर्म में पैपिलोमा आता है। एक तो पैपिलोमा कहते हैं और दूसरे को फाइब्रोपैपिलोमा कहते हैं, जहाँ पे फाइब्रस टिश्यू का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो पैपिलोमा में सिर्फ आपको मस्से दिखेंगे, लेकिन आप फाइब्रोपैपिलोमा देखेंगे तो वो बिल्कुल ही अलग होता है। वो गांठ बन के निकलता है और वो टिपिकल वार्ट जैसा नहीं होता है। तो फाइब्रोपैपिलोमा मैनेज करना भी डिफिकल्ट होता है। फाइब्रोपैपिलोमा कई पार्ट्स में हो सकता है, अडर पे हो सकता है, गर्दन पे हो सकता है, जैसा कि इस भैंस को देख रहे हैं। इसके गले के नीचे एक जगह पे है पैपिलोमा और साथ ही साथ इसके आंखों में भी है। तो इसको फाइब्रोपैपिलोमा कहते हैं। और इस तरह के एक अगर पैपिलोमा है तो इसको आपको सर्जिकली रिमूव करना होगा और फिर मैनेज हो जाता है। जबकि पैपिलोमा वायरस जो है, जो बड़ा गुच्छों के रूप में होता है और जनरली आप देखेंगे तो कॉलीफ्लावर के जैसा होता है, यानी कि गोभी जैसा के फूल जैसा उसका शेप दिखता है। और शुरुआत में तो ये कुछ जगहों पे रहता है, लेकिन जिनकी इम्यून सिस्टम प्रॉपर नहीं होता है उन जानवरों में ये काफ़ी फैल जाता है। वहाँ पे ट्रीटमेंट अति आवश्यक होता है। कभी कभी ये अडर पे होता है और चावल के दाने के जैसा भी आपको दिखेगा, जो दूध निकालने नहीं देती है जानवर। अगर आप उसको छूते हैं तो उसे पेनफुल महसूस होता है या कांटे जैसा वो रहता है। या कभी कभी सिर्फ उसमें नोड्यूल्स बनते हैं अडर के, पूरे अडर के ऊपर, और फिर वहाँ पे दूध निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो फाइब्रोपैपिलोमा होता है। जबकि जब राइस जैसा हो, चावल के दाने जैसा हो, वो ट्रू पैपिलोमा है। तो अलग अलग वायरस हैं जो अलग अलग तरह के सिम्टम लाते हैं। आप जेनाइटल ऑर्गन्स में भी पैपिलोमा के वायरस के लीजन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी पैपिलोमा हो, अगर जो पैथोलॉजी की बात की जाए तो जो नोड्यूल्स बनते हैं या जो मस्से बनते हैं, इनके पीछे रीजन ये है कि जब वायरस जहाँ पे एपिथेलियम में या फाइब्रस टिश्यू में आता है, उसके चारों तरफ लिम्फोसाइट आके एक्युमुलेट होते हैं और उनको एक घेरा बना लेते हैं और फिर वो ओवर प्रोलिफरेट करता है, जिसके चलते वो ओवरग्रोन होता है और फिर एक पेडंकुलस, मतलब कि एक लटका हुआ मांस बाहर निकल के आता है या गांठें निकल के बाहर आती हैं, जिसे हम लोग पैपिलोमा या मस्सा कहते हैं। तो एक्चुअली वायरस एक बीच में रहता है, चारों तरफ से कवरिंग रहती है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट में काम नहीं कर पाता है। जानवर का इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट में काम नहीं कर पाता है और फिर उसको वो राइड अप नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ केसेस में आप देखेंगे कि सेल्फ रिकवरी भी हो जाती है। बट जिनमें सेल्फ रिकवरी नहीं होती है, जिनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर नहीं है या जो जानवर ग्रोइंग है, उनमें आपको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभार तो एक काफ़ी एरिया बॉडी का, जैसा कि आप इस गाय को देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल ही पूरा बॉडी का लगभग हर एरिया में इतने बड़े बड़े मस्से बन गए हैं। और ये आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट भी होता है। देखिए यहाँ पे ये इसी की बछड़ी है जिसमें ये हो गया है। तो अगर कोई जानवर पैपिलोमा है और अपने पैपिलोमा वाले पार्ट को कहीं किसी रस्सी में या किसी चीज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में रब करता है, वहीं जाके दूसरा जानवर रब करता है, तो ये वायरस जो है उसमें ट्रांसमिट हो सकता है। तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से या मिल्किंग के दौरान एक गाय से दूसरे गाय में ट्रांसमिट हो सकता है। तो किसी भी तरह से इस वायरस को अगर आप एक जगह से टच करके दूसरे जगह ले जाएंगे
तो वहाँ पर ट्रांसमिट होने का चांसेस रहता है। तो पैपिलोमा का जो ट्रांसमिशन है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं, चाहे जो भी चीज़ हो जो उसके कंटेक्ट में इन्फेक्टेड एनिमल के है, उसके कंटेक्ट में अगर दूसरा एनिमल आता है तो फिर वहाँ पे ये वायरस उसमें चला जाता है और उसको भी पैपिलोमा का सिम्टम आ सकते हैं। तो इसको ट्रीटमेंट क्या करना है? ट्रीटमेंट के लिए कई अप्रोच हैं, हाइपोथेसिस है, लेकिन कोई भी एक हाइपोथेसिस कारगर नहीं है। तो बेस्ट क्या है आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर एक नहीं काम करता है तो दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो वेटनरी प्रैक्टिस में लोग जो लेते हैं वो एंथियोमलिन का इस्तेमाल करते हैं। एंथियोमलिन का जो इंजेक्शन आता है जनरली लोग उसका 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं और उसको 48 आवर के बाद 3 शॉट रिपीट किया जाता है। मैक्सिमम डोज 3 ही शॉट होना चाहिए। कुछ जर्नल्स में लिखा हुआ है बहुत लंबे शॉट का, जबकि वो रिकमेंडेड नहीं है। बेहतर ये होगा कि आप एंथियोमलिन वीकली लें, लेकिन 48 आवर पे भी रिपीट करने का रिकमेंडेशन है। अगर आप वीकली शॉट लेते हैं, 3 शॉट लगाते हैं, तो कुछ केसेस में आपको डेफिनेटली रिकवरी देखने को मिलती है। दूसरा ड्रग जो यूज किया जाता है वो आइवरमेक्टिन है। बट आइवरमेक्टिन किस तरह से काम करता है इसका कोई फुल प्रूफ जस्टिफिकेशन नहीं है। लोगों का मानना है कि जो आइवरमेक्टिन है ये एंटीवायरल की तरफ भी काम करता है। आप लोगों ने देखा कि कोरोना में भी खूब आइवरमेक्टिन लोगों ने खाया, क्योंकि मानते थे कि कोरोना जो है आइवरमेक्टिन से मर जाता है। तो कई वायरस जो होते हैं जिन पे आइवरमेक्टिन का काम होता है, आप लोग लंपी में भी देखते हैं कि लोग आइवरमेक्टिन रिकमेंड करते हैं, बट आइवरमेक्टिन का इफेक्ट है कि नहीं ये कहना अभी भी मुश्किल है। तो आइवरमेक्टिन का भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइवरमेक्टिन आप 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप 15 डेज के इंटरवल पे रिपीट करेंगे। 3 से 4 शॉट अगर आप लगाते हैं तो कुछ केसेस में ऐसा माना गया है कि वहाँ पे रिकवरी मिलती है। तीसरा जो ड्रग हम लोग लेते हैं वेटनरी प्रैक्टिस में वो अल्टरनेटिव मेडिसिन का है, उसे होम्योपैथिक मेडिसिन कहा जाता है। तो होम्योपैथी में आप देखेंगे तो थूजा ऑक्सीडेंटालिस आदमी में ये मस्से के लिए बहुत ही कारगर है। तो थूजा का 30C पोटेंसी जो आता है उसको आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। 30C पोटेंसी का 10 बूंद नाक या जेब पे दिन में 2 बार 1 महीने तक लगातार अगर आप डालते हैं, और अगर अडर पे है तो थूजा का ऑइंटमेंट भी आता है, थूजा का क्रीम उस पे लगाते हैं तो रिकवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो थूजा एलोपैथ से भी ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ह्यूमन में तो काफ़ी असरदार होता है, वेटनरी में भी इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। आप थूजा ऑक्सीडेंटालिस का जो 30C पोटेंसी है उसको भी ले सकते हैं। साथ में उसमें आप थूजा ऑक्सीडेंट का जो ऑइंटमेंट क्रीम आता है उसको लगाएं। अगर छोटे एरिया में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे वो उसको सॉर्ट आउट कर देगा। अगर इससे भी आपका काम नहीं बन रहा है तो कई तरह के और प्रोटोकॉल हैं। उसमें एक प्रोटोकॉल जो सिंपल प्रोटोकॉल लोग यूज़ करते हैं वो ऑटो हेमर क्या करते हैं कि आप 20 ml उसका ब्लड निकालते हैं और 10 ml एक साइड में और 10 ml दूसरे साइड में इंट्रामस्कुलर लगा देते हैं। बट ये कैसे काम करता है इसका कोई फुल प्रूफ है नहीं कि ये काम करता है और ये इफ़ेक्टिव है, क्योंकि वहाँ पे ना तो एंटीजन है और ना ही कुछ इम्यूनिटी को इन्हांस करने वाली चीज़ है। तो ऑटो हीमोथेरेपी में आपको करना क्या होता है कि उसको ऑक्सीजनेट करना होता है। ब्लड निकालने के बाद ऑक्सीजनेशन करना होता है। जब ऑक्सीजनेट करते हैं तो आरबीसी जो है वो एंटीजेनिक हो जाती है, तब इफेक्टिव माना जाता है। बट फील्ड में ऑक्सीजनेट कर पाना मुश्किल है, तो आप सिंपली ब्लड निकालते हैं और उसको इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो कुछ लोगों का अपना एक्सपीरियंस है कि इससे ठीक होता है, बट फुल प्रूफ नहीं है कि वो सेल्फ रिकवरी है कि इसके चलते हुई है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट तरीका है वो ऑटो वैक्सीनेशन का है। बट वैक्सीन बनाना अपने आप में एक मुश्किल काम है। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं कि जो वर्ड हैं 2-4 उसको निकाल लेते हैं, सर्जिकली उसको रिमूव कर लेते हैं, फिर उसको फॉर्मलिन उसको होमोजिनेट बनाते हैं। होमोजिनेट बनाने के बाद फॉर्मलिन से फिक्स करते हैं, फिर उसको सेपरेट करते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा एंटीबायोटिक डालते हैं और फिर उसका सोल्यूशन बना करके इंट्राडर्मल वीकली देते हैं। हफ्ते में एक बार देंगे तो 2 से 3 शॉट में आपको देखने को मिलता है कि विदिन ए मंथ काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन ऑटो वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो एक और तरीका है जो डॉग्स में लोग यूज करते हैं और 90% से ज़्यादा कारगर है, उसको आप कैटल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे क्रश थेरापी कहते हैं। क्रश कहने का मतलब ये है
कि आप जो वार्ट हैं उनको आर्टरी फोर्सेप्स से लेकर के सिर्फ क्रश कर दीजिए। क्रश करेंगे तो वहां से ब्लड उज आउट होगा। ब्लड जब उज आउट होगा तो फंडा ये है कि जब आप वार्ड को क्रश करते हैं तो वायरस जो है वो एक्सपोज हो जाता है वस्कुलेचर को, यानी कि ब्लड के कांटेक्ट में आता है। तो जब ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो एंटीजेनिक प्रेजेंटेशन होगा, और एंटीजेनिक प्रेजेंटेशन होगा तो एंटीबॉडी बनना शुरू होगा, और फिर वो अपने आप उससे रिलीव हो जाता है। तो क्रश थेरेपी या सर्जिकली 2-4 वाट को या 5-6 वाट को आप सर्जिकली रिमूव करते हैं, उससे भी बाकी के वाट गिर जाते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है जो इम्यून मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट है। जब आप सर्जरी करते हैं तभी ब्लड कंटामिनेशन होता है और वायरल एक्टिवेशन होता है। जो वायरस है वो ब्लड के कांटेक्ट में आता है और उसको एंटीजेनिसिटी प्रेजेंट होती है और बॉडी उसके अगेंस्ट में काम करना शुरू हो जाता है। तो डॉग्स में तो ये काफ़ी कारगर है। जब ओरल पेपिलोमा का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उनके 4-6 पेपिलोमा को जो वार्ट हैं मुंह के अंदर, उनको सिर्फ क्रश कर दीजिए आप। और साथ में एक और एड ऑन में क्या कीजिए कि इम्यूनोमोडुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिए। कोई भी चीज़ जो इम्यून सिस्टम को इन्हांस करती है, आप चाहें तो विटामिन ई सेलेनियम का इंजेक्शन एक शॉट 10 दिन के इंटरवल पे लगा सकते हैं। आप चाहें तो विटामिन ए डी ई का इंजेक्शन जो आता है उसको वीकली 4 शॉट लगा सकते हैं, या आप चाहें तो इंजेक्टेबल ट्रेस मिनरल्स जो आते हैं उनका भी एक शॉट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इंजेक्टेबल ट्रेस मिनरल्स जो आते हैं वो 90 डेज से पहले रिपीट नहीं किया जाता है, तो एक शॉट ही उसका काफ़ी है। विटामिन ई सेलेनियम को हमेशा सबकट रूट से देना चाहिए। उसका 10 ml का इंजेक्शन जो आता है आप 10 दिन के बाद रिपीट करेंगे, डेली उसको नहीं देंगे। विटामिन ए डी का जो इंजेक्शन आता है उसका 5 ml इंट्रामस्कुलर आप हर 7 दिन पे लगभग 4 शॉट लगाएंगे, और उससे पहले आप 4-6 जो वार्ट हैं उनको क्रश कर देंगे, तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। तो क्रश थेरेपी जो है वो एक कंसेप्चुअल है, साइंटिफिक है। सिर्फ आपने क्रश किया और साथ में इम्यूनोमोडुलेटर दिया तो उसकी इम्यूनिटी इन्हांस होगी और एंटीजेनिक प्रेजेंटेशन होगा, और अल्टीमेटली जो बॉडी है वो खुद वार्ट को गिरा देगी और वहाँ पे रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाला जो क्रश थेरेपी का कंसेप्ट है, मैं आप लोगों को कैनाइन के कंसेप्ट से आप लोगों को मैं डिलीवर करना चाहता हूँ कि डॉग्स में तो ये कंसेप्ट चलता है। इस तरह के अगर आप केसेस वार्ड के आते हैं तो इस तरह से होलिस्टिक अप्रोच लेंगे, या इसमें कम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो 1-2 कम्बिनेशन करके भी देख सकते हैं। आप होम्योपैथी के साथ भी चले जाएं, साथ में क्रश थेरेपी भी कर लें, इम्यूनोमोडुलेटर भी कर लें, तो आपको सक्सेस मिलेगा और इस तरह के कई परेशान जानवरों की जान आप बचा भी सकते हैं और उनको परेशानी से मुक्त कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा और आप लोगों का क्लिनिकल प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर बने, इसकी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहूँगा। तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो हमारा मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जहाँ पे डिटेल में इस तरह के कई वीडियोस आते हैं जहाँ पे डिटेल चर्चा होती है, जिससे आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि बढ़ेगा।